हेलो एवरीवन। आज हम एक ऐसा टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जिस टॉपिक का महत्व क्लास 9 to 12 के साथ साथ सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है। इस बार क्लास 12th में भी ग्रामर के 4 टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। उनमें एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लॉज, और ये जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज होते हैं। तो इनका डिस्कशन आज हम कर रहे हैं। आज से हम ये डेली की एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें बेसिक इंग्लिश ग्रामर जो टॉपिक्स हैं क्लास 9 to 12 वो सारे आपको मिलने वाले हैं। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें। शुरू करते हैं आज का हम अपना टॉपिक। तो हमारा जो टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज जो है भाषा। यहाँ किस भाषा की बात कर रहे हैं? यहाँ हमारी जो भाषा है वो इंग्लिश है। यहाँ हमारी जो लैंग्वेज है वो कौन सी है? वो इंग्लिश है। तो एलिमेंट्स किसको कहते हैं? एलिमेंट्स कहते हैं तत्व को, कि भाषा का निर्माण इन तत्वों से हुआ है, भाषा इनसे मिलकर बनी है। तो सबसे पहले बात करें हम लैंग्वेज की कि लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। लैंग्वेज जो है वो मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है। कम्युनिकेशन का मतलब है अपने विचारों का आदान प्रदान इसके माध्यम से किया जाता है। कम्युनिकेशन यानी संप्रेषण। तो विचारों के आदान प्रदान के माध्यम को ही क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स भी कहलाते हैं। जो एलिमेंट्स हैं वो क्या कहलाते हैं? वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स भी कहलाते हैं। जिस तरह से हमारी जो बॉडी है, जिस तरीके से हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी का भी स्ट्रक्चर होता है, उसमें भी अनेक एलिमेंट्स होते हैं जिन एलिमेंट्स से मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण होता है, हमारे शरीर का निर्माण होता है। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज समझाने से पहले एक एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि हमारी जो बॉडी है वो किससे मिलकर बनती है। हमारी बॉडी का निर्माण सिस्टम से होता है। अनेक तरह के सिस्टम होते हैं, वे सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। सिस्टम का मतलब क्या होता है? सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो हमारे शरीर में अनेक क्या हैं? हमारे शरीर में अनेक तंत्र होते हैं। पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, अग्नाशय तंत्र, तंत्रिका तंत्र, बहुत से तंत्र हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। तो बॉडी का निर्माण हुआ है सिस्टम से। सिस्टम का जो निर्माण है वो ऑर्गन से हुआ है। सिस्टम का निर्माण अंग से होता है। अनेक अंग मिलकर क्या बनाते हैं? तंत्र बनाते हैं। और तंत्र मिलकर क्या बनाते हैं? शरीर बनाते हैं। ये जो ऑर्गन्स हैं, ये ऑर्गन्स का निर्माण, इन ऑर्गन्स का निर्माण किससे होता है? इन ऑर्गन्स का निर्माण ऊतक से होता है। इन ऑर्गन्स का निर्माण किससे होता है? ऊतक से होता है। और ये जो टिश्यू होते हैं, ऊतक होते हैं, इनका निर्माण किससे होता है? सेल से होता है। इनका निर्माण किससे होता है? सेल से। बिल्कुल भी कंफ्यूज न हो, हम साइंस नहीं देख रहे हैं, हम इंग्लिश ही देख रहे हैं। लेकिन उसमें हमने एक एग्जाम्पल्स को समझना चाहा है। हमने समझना चाहा है कि हमारी जो बॉडी है इसका कंस्ट्रक्शन किससे हुआ है? उसका कंस्ट्रक्शन सिस्टम से हुआ है। सिस्टम का जो कंस्ट्रक्शन है वो किससे हुआ है? वो ऑर्गन से हुआ है। ऑर्गन्स का निर्माण किससे हुआ है? वो टिश्यू से हुआ है। और टिश्यू का निर्माण किससे हुआ है? सेल से हुआ है। इसका मतलब हमारे शरीर की सबसे छोटी जो यूनिट है वो कौन सी है? वो सेल्स है। सेल्स यानी कोशिकाएं। तो शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका होती है। कोशिका मिलकर क्या बनाती हैं? वो टिश्यू बनाती हैं। और टिश्यू मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गन्स बनाते हैं। और ऑर्गन्स मिलकर सिस्टम, और सिस्टम मिलकर हमारी बॉडी का निर्माण करते हैं। इस तरह से ये हमारी बॉडी के एलिमेंट्स हैं, ये हमारी बॉडी के कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स हैं। इसी प्रकार से लैंग्वेज के भी, लैंग्वेज क्या है? मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। जो विचारों के आदान प्रदान का जो माध्यम होता है वही क्या होती है? लैंग्वेज। यहाँ हम किस लैंग्वेज की चर्चा करेंगे? यहाँ हम इंग्लिश की चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने ये देखा कि किस तरह से इनका निर्माण, हमारे बॉडी का निर्माण होता है। अब आगे बढ़ते हैं, उसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से तत्व हैं जिनसे भाषा का निर्माण होता है, और भाषा का निर्माण करने के लिए कौन कौन से तत्व अपना रोल प्ले करते हैं। तो सबसे पहला जो पार्ट होता है, सबसे पहला जो एलिमेंट होता है, वो पहला एलिमेंट होता है सेंटेंस। वो पहला एलिमेंट कौन सा है? सेंटेंस। सेंटेंस जो है उसमें क्या हो सकते हैं? अनेक क्लोज हो सकते हैं। सेंटेंस में अनेक क्या हो सकते हैं? अनेक क्लोज हो सकते हैं। तो सेंटेंस जो है उसको क्या बोलते हैं? वाक्य बोलते हैं। वाक्य देखो, ये सेम स्पेल जो होती है वो सेंटेंस, फैसला सुनाना भी होता है, वर्डिक्ट भी होता है, सजा सुनाना भी होता है सेंटेंस। लेकिन यहाँ सेंटेंस का अर्थ क्या है? सेंटेंस का अर्थ यहाँ है वाक्य।
अगले में हमने देखा कि क्लॉज है, क्लॉज को क्या कहते हैं, उपवाक्य कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, स्कूल एजुकेशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके साथ ही अदर कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशंस हैं उनमें भी ये अपना रोल प्ले करता है। क्लोज के बाद जो अगला पार्ट है, अगला जो एलिमेंट है, उसका नाम है फ्रेज। वो फ्रेज होता है जिसका हिंदी अर्थ होता है शब्द युग्म। फ्रेज जो है उसको कहते हैं शब्द युग्म, ये शब्द युग्म है। इसके बाद जो फ्रेज होता है उससे छोटी जो यूनिट होती है जो भाषा का निर्माण करती है वो होता है वर्ड। इससे छोटी जो यूनिट होती है वो क्या होता है, वो वर्ड होता है। वर्ड के बाद वर्ड से छोटी जो यूनिट होती है वो मोफिम होती है। वर्ड से छोटी यूनिट जो होती है वो मोफिम होती है, जिसको अव्यय कहते हैं। इससे छोटी जो मोफिम से छोटी जो यूनिट है वो छोटी यूनिट होती है लेटर। लेटर सबसे छोटी यूनिट जो होती है वो क्या होती है, लेटर होती है। इस तरह से हम देखें कि जब भाषा का निर्माण होता है वो अनेक तत्वों से मिलकर होता है। वे अनेक जो तत्व हैं उन तत्वों में सबसे छोटी जो यूनिट है जो भाषा का निर्माण करने में सहायता करती है, सबसे छोटी यूनिट है लेटर। लेटर आप जानते हैं, देखो लेटर LETTER, ये जो लेटर है इस लेटर का अर्थ होता है वर्ण। इसी लेटर का अर्थ होता है पत्र। इसी लेटर का अर्थ क्या है, पत्र भी होता है। लेटर अनेक और भी शब्द होते हैं जैसे LATER, लेटर। लेटर का अर्थ होता है बाद में, लेटर का अर्थ होता है बाद में। एक होता है LATTER, लेटर। लेटर ये भी क्या होता है, बाद वाला। ये कंपेरेटिव डिग्री होती है और ये एडवर्ब बन जाती है, ये टाइम बताती है और ये ऑर्डर बताती है। इसका मतलब होता है बाद में, ये समय बताती है, और ये लेटर बाद वाला बताती है कि बाद में, एक के बाद में दूसरा कौन सा होने वाला है। तो ये अलग हैं लेकिन इनका प्रोनंसिएशन सेम होता है। लेकिन यहाँ हमारी जो चर्चा चल रही है वो लेटर वर्ण के तौर पर चल रही है। इसी लेटर का अर्थ क्या होता है, इसी लेटर का अर्थ पत्र होता है। इसी लेटर को क्या कहते हैं, इसी लेटर को पत्र भी कहते हैं। अब हम इसका डिस्कशन करते हैं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये देखो, लेटर मिलकर क्या बनाते हैं, मोफिम। मोफिम से बड़ी यूनिट क्या होती है, वर्ड। वर्ड से बड़ा क्या होता है, फ्रेज। फ्रेज से बड़ी यूनिट क्या है, क्लॉज। और क्लॉज से बड़ी यूनिट क्या है, सेंटेंस। और सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, सेंटेंस मिलकर बनाते हैं लैंग्वेज। सेंटेंस मिलकर क्या बनाते हैं, लैंग्वेज। इस तरह से ये जो हैं ये एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कहलाते हैं। ये भाषा के क्या हैं, ये भाषा के तत्व हैं। इनको हमें डिटेल में समझना है। इतना आपको समझ में आया होगा। आगे हम बढ़ते हैं। सबसे छोटी यूनिट कौन सी हुई, लेटर। जिस प्रकार से सबसे छोटी यूनिट भाषा का निर्माण करने के लिए लेटर है, शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी यूनिट कौन सी है, शरीर का निर्माण करने के लिए सबसे छोटी इकाई है सेल, कोशिका। कोशिका सबसे छोटी इकाई है। इसके बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, इनको एक एक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं लेटर। सबसे पहले जो हैं वो हम क्या देख रहे हैं, लेटर देख रहे हैं। अब लेटर जो हैं वर्ण कहलाते हैं और वर्ण संख्या में ये लेटर जो हैं ये किसको कहते हैं, ये अल्फ़ाबेट को कहते हैं। लेटर किसको कहते हैं, अल्फ़ाबेट को कहते हैं। अल्फ़ाबेट जो है वो कितना है, वो 26 लेटर्स हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में कितने लेटर्स हैं, 26 लेटर्स हैं। इनमें से 2 लेटर ऐसे हैं जिनको अकेला लिखने पर मीनिंग देते हैं। 2 लेटर ऐसे हैं जिनको अकेला लिखने पर मीनिंग देते हैं। लेकिन इसके अलावा जो 24 लेटर्स होते हैं उनका इंडिपेंडेंट लिखने पर कोई मीनिंग नहीं होता है। जब उनको अकेला लिखा जाता है तो वो मीनिंगलेस हो जाते हैं, उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या हुआ, लेटर। लेटर ही अल्फ़ाबेट वर्णमाला है। वर्णमाला कितनी लेटर से मिलकर बनी है, वो 26 से। इनमें ए एक होता है और आई जो है उसका मीनिंग भी आप जानते हैं, मैं होता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इन 2 को ही इंडिपेंडेंट लिख सकते हैं, बाकी किसी को इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से लिखने पर उनका कोई मीनिंग नहीं होता है। अब दूसरा हम लेते हैं वो है मोफिम। दूसरा हम लेंगे मोफिम। तो मोफिम का डिस्कशन करने के साथ इन लेटर्स की बात करते हैं कि मान लीजिए कि हम 3 टर्म ले लेते हैं। 3 टर्म ले लेते हैं और फिर उनकी बात करते हैं। हमने ए ले लिया, हमने सी ले लिया, हमने टी ले लिया। ये 3 क्या ले लिए, लेटर ले लिए जो इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन इनको मिलाकर यदि हमने लिख दिया CAT, तो बताइए कि लेटर्स को सुव्यवस्थित यानी सिस्टेमेटिक तरीके से लिखने पर मीनिंगफुल बन गया कि नहीं बन गया, मीनिंगफुल बन गया। इसके बाद में इसको ACT लिख दिया, एक्ट, कैट बन गया, एक्ट बन गया। लेकिन यदि इसको यूँ लिखा
तो कोई भी वर्ड नहीं बना, कोई भी वर्ड नहीं बना। इसका मतलब ये है कि लेटर्स को सिस्टेमेटिक ऑर्डर में रखा जाए, जिससे कोई क्या निकले, कोई मीनिंग निकले, तब क्या बनता है, तब वर्ड बनता है, तब क्या बनता है, वर्ड बनता है। लेकिन वर्ड से पहले हमने एक चीज़ देखी कि मोफिम होती है। वर्ड से पहले क्या होती है, मोफिम। तो उस मोफिम की चर्चा करते हैं, लेकिन उससे पहले ये चीज़ यहाँ डिस्कस की है कि लेटर से ही क्या बनता है, वर्ड बनता है। अब हम देखें कि मोफिम क्या होती है। मोफिम अव्यय को कहते हैं, जैसा हमने चर्चा की। मोफिम, तो मोफिम क्या होती है, मीनिंगफुल यूनिट होती है। मोफिम क्या होती है, मीनिंगफुल यूनिट होती है। मीनिंगफुल का मतलब ये है कि ये ऐसा वर्णों का ऐसा समूह होगा जो क्या देगा, जो मीनिंग देगा। तो मीनिंगफुल यूनिट ऑफ लैंग्वेज, ऑफ लैंग्वेज भाषा की अर्थपूर्ण इकाई होती है। दूसरा इसकी विशेषता है कि ये मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट है। मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट है, यानी ये सबसे छोटी यूनिट है जो क्या देती है, जो अर्थ देती है। मिनिमल मीनिंगफुल यूनिट है क्या, मोफिम। इसके बाद इसकी तीसरी विशेषता है टू विच यानी जिससे, टू विच वी कैन ऐड, जिसमें हम जोड़ सकते हैं। टू विच वी कैन ऐड, जिसमें हम जोड़ सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसमें हम प्रीफिक्स को या सफिक्स को क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। टू विच वी कैन ऐड प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स का मतलब होता है उपसर्ग। किसी भी शब्द से पहले लगाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको क्या कहते हैं, वो प्रीफिक्स कहते हैं। किसी शब्द के एंड में जो कोई एलिमेंट्स इंसर्ट किए जाते हैं उनको क्या कहते हैं, उनको सफिक्स कहते हैं। इस तरह से ये क्या बनता है, इस तरह से ये मोफिम बनती है। इस तरह से क्या बनता है, मोफिम बनती है। तो मोफिम के बारे में और डिस्कस करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमने जो डिस्कशन किया वो किससे संबंधित किया, वो लेटर से संबंधित किया। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज पढ़ रहे हैं। एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज में हमने क्या देखा, सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज में हमने देखा कि सबसे बड़ा जो एलिमेंट होता है वो क्या होता है, वो सेंटेंस होता है। सबसे बड़ा एलिमेंट क्या होता है, सेंटेंस होता है। सेंटेंस किससे मिलकर बनता है, क्लोज से मिलकर बनता है। क्लोज किससे मिलकर बनते हैं, वो फ्रेज से मिलकर बनते हैं। फ्रेज किससे मिलकर बनते हैं, वो वर्ड से मिलकर बनते हैं। वर्ड किससे बनते हैं, मोफिम से बनते हैं। मोफिम किससे बनती है, लेटर से बनती है। लेटर संख्या में कितने होते हैं, 26 होते हैं। कौन से लेटर को इंडिपेंडेंट लिखा जा सकता है, ए और आई को लिखा जा सकता है। लेटर को जब सिस्टेमेटिक रख दिया जाता है, जब उनसे कोई मीनिंग निकलता है, तब वो क्या बन जाता है, तब वो वर्ड बन जाता है। अब इस वर्ड में यदि प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ा जा सके, इस वर्ड में यदि प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ा जा सके, तो ये क्या बन जाता है, तो ये मोफिम बन जाता है। यानी वर्ड भी मोफिम हो सकता है यदि उसमें क्या जोड़ा जा सके, यदि उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड किया जा सके। तो यदि उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स ऐड हो सके तो उसको क्या कहेंगे, मोफिम कहेंगे। मोफिम के फीचर्स में हमने देखा, मोफिम के फीचर्स में हमने देखा कि ये मीनिंगफुल यूनिट होती है, यानी कि इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। इसके साथ हमने देखा कि ये भाषा की सबसे छोटी अर्थपूर्ण इकाई होती है। अर्थपूर्ण मीनिंगफुल यूनिट होती है, जो मिनिमल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होती है। इसके बाद में हमने देखा कि टू विच, जिससे वी कैन ऐड, जिसमें हम जोड़ सकते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, जिसमें हम क्या जोड़ सकते हैं, जिसमें हम प्रीफिक्स और सफिक्स जोड़ सकते हैं। यहाँ तक का हमने देखा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इसमें किस प्रकार से और क्या डिस्कशन बच गया है। मोफिम में आगे हमें क्या जानकारी चाहिए। तो सबसे पहले हमने लेटर देखा, लेटर के बाद क्या देख रहे हैं, मोफिम देख रहे हैं। लेटर के बाद क्या देख रहे हैं, मोफिम देख रहे हैं कि किस प्रकार से मोफिम बनती है। तो मान लीजिए कि हमने एक वर्ड लिया है प्योर, एक वर्ड है प्योर, ये शुद्ध है। अब मान लीजिए कि इस वर्ड में क्या करना है, इस वर्ड में हमें प्रीफिक्स जोड़ना है। इस वर्ड में हमें क्या जोड़ना है, प्रीफिक्स जोड़ना है। तो प्रीफिक्स में ये तो क्या हो गया, जिसमें जोड़ा जाता है उसको तो क्या कहते हैं, रूट, उसको तो क्या कहते हैं, रूट कहते हैं। और जब ये जो पहले जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रीफिक्स कहते हैं।
पहले जो जोड़ा जाता है उसको क्या कहते हैं, उसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये क्या बन गया, IMPURE, इसका मतलब प्रीफिक्स जोड़ने के बाद एक नया वर्ड बन जाता है, एक क्या बन जाता है, नया वर्ड। तो जिसमें जोड़ा जाए, जिसमें जोड़ा जा सके वो भी मोर्फिम, जो चीज जोड़ी जाए वो भी क्या, मोर्फिम होती है। प्रीफिक्स और सफिक्स भी क्या होते हैं, वो मोर्फिम होते हैं। मोर्फिम दो प्रकार की होती है, फ्री मोर्फिम और बाउंड मोर्फिम। ये डिटेल में मोर्फिम की कभी स्टडी करेंगे तब देखेंगे, लेकिन ये भी जो है वो बेसिक नॉलेज एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज का देख रहे हैं। तो मान लीजिए कि ये इम्प्योर बन गया, ये तो सफिक्स का एग्जाम्पल था। अभी इसी को देखिए PURE, अब इसमें हमें सफिक्स लगाना है और हमें नाउन चेंज करना है। तो प्यो में ITY जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, ये प्योरिटी बन गया। ये क्या बन गया, वो प्योरिटी बन गया। तो ये नया वर्ड बन गया, वो किससे बना, वो सफिक्स के लगने से बना। किसके लगने से बना, सफिक्स के लगने से बना। याद रखेंगे कि प्रत्येक मोर्फिम क्या है, वर्ड है। प्रत्येक मोर्फिम क्या है, वर्ड है। लेकिन प्रत्येक वर्ड क्या नहीं है, मोर्फिम नहीं है। मोर्फिम तभी बनता है जब उसमें कोई प्रीफिक्स या सफिक्स ऐड किया जा सके। तो ये इसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि इसमें प्रीफिक्स या सफिक्स का ऐड किया जाना संभव होना चाहिए। तो हमने एक एग्जाम्पल देखा कि किस तरह से ये बनता है। और ले लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर, ये तो एक एग्जाम्पल था, ऐसे बहुत एग्जाम्पल्स हैं। और वर्ड फॉर्मेशन इसी प्रकार से होता है, शब्दों का निर्माण इसी प्रकार से होता है। हम इसका डिस्कशन करें आगे। तो मान लीजिए कि एक ले लिया हमने, वर्ड ले लिया नेशन। वर्ड क्या ले लिया, नेशन। अब नेशन में नेशन को लिखा और नेशन लिखने के बाद AL जोड़ दीजिए, AL। तो बताइए नया वर्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, नया वर्ड बनेगा नेशनल। नया वर्ड क्या बन गया, वो नेशनल बन गया। अब इस नेशनल में तो हमने नेशन में AL सफिक्स तो जोड़ दिया, लेकिन मान लीजिए कि कोई कहे कि इसमें प्रीफिक्स जोड़िए, तो प्रीफिक्स इसमें क्या जोड़ा जा सकता है, इंटर। अब इंटर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, तो ये बन जाएगा इंटरनेशनल। इसी प्रकार से वर्ड पावर बढ़ता है, इसी प्रकार से वर्ड फॉर्मेशन होता है। तो बताइए कि प्रीफिक्स और सफिक्स जिसमें लग जाए वो क्या होती है, वो मोर्फिम होती है। वो क्या होती है, मोर्फिम। यहाँ तक आशा है आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। बात करें हम मोर्फिम के बाद में अगला जो आता है वो आता है वर्ड। अगला जो है वो क्या है, वर्ड है, सबसे महत्वपूर्ण। आधी ग्रामर इसी से मिलकर बनती है। इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो वर्ड से ही आधी ग्रामर बन जाती है। अभी हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्ड जो है, वर्ड क्या होता है, वर्ड होता है सिस्टेमेटिक ऑर्डर, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स to give a meaning, एक अर्थ देने के लिए। सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स का सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट है, क्या देने के लिए, मीनिंग, अर्थ देने के लिए। तब क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। तब क्या बनेगा, वर्ड बनेगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था और देखते हैं कि किस प्रकार से एग्जाम्पल के तौर पर कि लेटर्स को रखा जाता है तब बनता है। मान लीजिए कि हमने सबसे पहले O ले लिया, NOW, ये 3 ले लिए। इनको आप सीधा सीधा लिखेंगे तो नाउ बन गया, नाउ बन गया। इसका मतलब इनसे मीनिंग आ गया। इसके बाद में इससे क्या लिख सकते हैं, WON, वन यानी जीत गया, ठीक है, वन हो गया, नाउ हो गया, वन हो गया। इसके बाद में इसका क्या बन सकता है, OWN यानी स्वयं का, अधिकार बताने वाला, पजेसिव डिटर्मिनर, ये हो गया। तो नाउ हो गया, वन हो गया, ऑन हो गया। इस तरह से इनसे क्या बन गए, वर्ड बन गए। ये वर्ड बना वो सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट था किसका, लेटर्स का। ये तो इंडिपेंडेंट लेटर थे ना, लेकिन इनको सिस्टम से रख दिया गया। तो सिस्टम से रखने पर ये क्या बन गया, सिस्टम से रखने पर ये क्या बन गए, ये वर्ड बन गए। इसका मतलब वर्ड की डेफिनेशन क्या है, सिस्टेमेटिक अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स टू गिव ए मीनिंग, या फिर ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इन सिस्टेमेटिक ऑर्डर व्हेन इट गिव्स ए मीनिंग इट इज कॉल्ड
वर्ड। इसको क्या कहा जाता है? इसको वर्ड कहा जाता है। तो इस तरह से ये क्या बन जाता है? इस तरह से ये वर्ड का निर्माण हो जाता है। वर्ड जो हैं 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड कितने प्रकार के होते हैं? 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड 8 प्रकार के होते हैं। 8 काइंड्स ऑफ वर्ड्स। वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं। आपने अच्छी तरह से सुना है कि जो वर्ड्स 8 प्रकार के होते हैं इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में इनकी स्टडी होती है और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो आपके स्कूल पाठ्यक्रम के साथ साथ जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं सभी एग्जाम्स में ये जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो इस पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बेसिक जानकारी अभी हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बारे में जो बेसिक हैं, जो नॉलेज चाहिए, जो इनिशियल लेवल पर चाहिए, शुरुआती चरण में जो नॉलेज चाहिए उसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो वर्ड जो है वर्ड लेटर से मिलकर बनता है, अर्थ देने वाली इकाई है। वर्ड में यदि प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़ जाए तो वह मोफिम होती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसमें प्रीफिक्स और सफिक्स जुड़े ही जब ये वर्ड बच जाता है। इसके साथ ही आपके हमने देखा कि वर्ड जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? वो 8 प्रकार के होते हैं। इनको कलेक्टिव रूप में क्या कहते हैं? इनको कलेक्टिव रूप में पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। इसके आगे का पोर्शन हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि इसमें किस प्रकार से पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से वर्ड्स को कहा जाता है, वर्ड की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं और वर्ड का क्या रोल रहता है। अब बात आई, इसको थोड़ा सा बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में पढ़ते हैं, ज़्यादा स्टैंडर्ड लैंग्वेज नहीं, इसके लिए बेसिक लैंग्वेज यूज़ करते हैं। तो बात करते हैं पार्ट्स ऑफ लैंग्वेज, पार्ट्स ऑफ स्पीच। लैंग्वेज के एलिमेंट पढ़ रहे हैं और पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है उनकी संख्या कितनी बताई गई? 8। वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो नंबर है वो कितना हो गया? 8 हो गया। अब 8 की बात करें तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन कौन सा आ गया? पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन आ गया। नाउन के बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच में क्या आ गया? प्रोनाउन आ गया। नाउन, प्रोनाउन। थर्ड जो है वो क्या आ गया? वो एडजेक्टिव आ गया। थर्ड कौन सा है? वो एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव के बाद में फोर्थ कौन सा है? फोर्थ है वर्ब। फोर्थ है वर्ब, अभी डिस्कस करेंगे। फोर्थ है वर्ब। इसके बाद में क्या कौन सा आ गया? वो आ गया एडवर्ब। एडवर्ब। इसके बाद में प्रेपोजिशन। इसके बाद में प्रेपोजिशन। ये प्रेपोजिशन जो है ये प्रेपोजिशन 9th क्लास में, 11th क्लास में, 12th क्लास में, एग्जामिनेशन में, BSTC में, इसके साथ ही अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम हैं उन सब में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ये प्रेपोजिशन बनता है। तो प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन के बाद में अगला आ गया कंजंक्शन। ये कंजंक्शन जो है, कंजंक्शन टॉपिक, ये कंजंक्शन 9, 10th, 11th, 12th चारों क्लास में है। 9, 10th, 11th क्लास के साथ ये BSTC की एग्जामिनेशन में फर्स्ट ईयर में, उसके साथ आगे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी ये बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करता है। तो प्रेपोजिशन, कंजंक्शन। इसके बाद में 8th आ गया, वो आ गया इंटरजेक्शन। 8th आ गया इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन है 8th। कौन सा है? इंटरजेक्शन। तो 8 जो हैं ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ये कौन से हैं? ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। ज़्यादा डीप में जाएं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को 2 कैटेगरी में बांटा जाता है। एक कंटेंट वर्ड होते हैं और एक स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं। कंटेंट वर्ड को लेक्सिकल वर्ड कहते हैं और जो स्ट्रक्चरल वर्ड होते हैं उनको सिंटैक्टिक वर्ड कहते हैं, जो केवल स्ट्रक्चर का निर्माण करने के काम आते हैं। उस चीज़ में अभी आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है। इस लेवल पर बेसिक नॉलेज की बात करें तो बेसिक नॉलेज में केवल आप 8 पर फोकस कीजिए कि ये कितने हैं। ये 8 हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने हैं? 8। क्या कहा गया है? अब नाम क्यों रखा गया है इनका पार्ट्स ऑफ स्पीच? देखो, स्पीच का मतलब होता है जुबान। स्पीच का मतलब होता है जुबान और पार्ट्स का मतलब होता है हिस्से। इसका मतलब ये हुआ कि ये क्या हैं? ये जुबान के हिस्से हैं। ये किसके? हम जो कुछ भी बोलते हैं, हमारे मुंह से जो कुछ भी एक्सप्रेशन होता है वो एक्सप्रेशन इन 8 में से एक का होता है। वो जो कैटेगरी होती है हमारे मुंह से निकलने वाले शब्दों की, वो इन 8 में से एक होती है। इसी कैटेगरी में उनको क्या किया जाता है? इनको इंक्लूड किया जाता है। अभी इन 8 का आपने नाम देख लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में एक एक के बारे में थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि ये स्पष्ट करते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाले जो शब्द होते हैं क्या वाकई में वो इन 8 में से एक होते हैं। तो इस बात को सबसे पहले प्रूव करते हैं
कि आपने जो कहा है कि आपके मुंह से निकलने वाले शब्द जो होते हैं वो क्या होते हैं, इन 8 में से एक होते हैं। तो जिम्मेदारी पहले रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि सर आप इसको प्रूव कीजिए। तो इसको प्रूव कर रहे हैं कि जो कुछ भी निकल रहा है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, तो हम जो बोलेंगे वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों का ही इस्तेमाल होगा। तो देखते हैं कि हिंदी में लिख लेते हैं, हिंदी में लिख के और फिर उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। इंग्लिश में लिख लीजिए चाहे हिंदी में, लेकिन एक बार समझने के लिए हम इसको किस में लिख सकते हैं, हम इसको हिंदी में लिख सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हिंदी में लिखते हैं। कोई भी सेंटेंस भाई मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। भाई मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। भाई मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठी हूँ। भाई मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठी हूँ। ये कुछ भी बोल दिया, जो डेली लैंग्वेज में हम बोलते हैं वो कुछ भी बोल दिया। अब इसको चेक करते हैं कि किस प्रकार से ये हो गया। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखा, ब्रदर bring a glass of water for me. I am sitting under the tree here. ये जो है ये सेंटेंस का क्या हो गया, इंग्लिश ट्रांसलेशन हो गया। भाई मेरे लिए पानी का गिलास लाओ। मैं यहाँ पेड़ के नीचे बैठी हूँ। सबसे एक को देखते हैं। भाई है, बहन है, माता है, पिता है, दादी है, दादा है, नाती है, नातिन है। ये सब क्या हैं? ये सब रिश्ते हैं और ये सब पुरुष या स्त्री हैं। तो पुरुष या स्त्री का जो रूप है वो नाउन बनता है। वो क्या बनता है? नाउन। तो ये क्या है? संज्ञा है। इसके बाद मेरे लिए तो इसका मतलब है फॉर मी। तो मी क्या है? प्रोनाउन है। मी क्या होता है? सर्वनाम होता है। लिए, फॉर, ये क्या है? ये प्रेपोजिशन है। इसके बाद पानी, तो पानी क्या है? पानी संज्ञा है। पानी एक वस्तु है, पानी एक तरल पदार्थ है। तो इसके लिए भी क्या यूज होगा? ये भी नाउन है। का इंग्लिश में यहाँ तो लगेगा, मतलब कि कारक बन जाएगा। और ये गिलास भी क्या है? नाउन। ब्रिंग, लाओ क्या है? ये है क्रिया। तो ये भी किस में है? ये वर्ब में शामिल है। इसके बाद मैं क्या है? ये प्रोनाउन है। ये क्या है? प्रोनाउन। इसके बाद यहाँ आनी हेयर, तो ये क्या बता रही है? ये जगह बता रही है। और जगह बताने वाले शब्द क्या होते हैं? एडवर्ब। इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे कि एडवर्ब क्या है, वर्ब क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, प्रेपोजिशन क्या है, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन और एडजेक्टिव और एडवर्ब, इनके बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। लेकिन अभी केवल इतना फिक्स किया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में 8 होते हैं और हम जो कुछ भी बोलते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की सहायता से ही बोलते हैं। जो शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं वे सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच में ही इंक्लूड होते हैं। तो मैं यहाँ पेड़ क्या हो गया? ये नाउन हो गया, संज्ञा हो गई। इसके बाद में के नीचे, तो अंडर, के नीचे अंडर क्या हो गया? प्रेपोजिशन हो गया। और बैठी हूं क्या हो गया? ये वर्ब हो गई। ये क्या हो गई? क्रिया हो गई। आशा है कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच जो 8 होते हैं उनके बारे में जानकारी, जो बेसिक जानकारी है उसकी स्टार्टिंग अभी समझ में आई होगी। अभी हम अगले वीडियो में इनको एक को डिस्कस करेंगे, जिसमें सबसे पहले नाउन को लेंगे, उसके बाद प्रोनाउन को लेंगे, एक को डिस्कस करेंगे ताकि आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो क्लियर हो जाए। उसके बाद हम वर्ड के बाद फ्रेज को देखेंगे, फ्रेज के बाद क्लोज को देखेंगे, क्योंकि क्लोज जो है वो इस बार सिंथेसिस टॉपिक लेकर, सिंथेसिस जो सेंटेंस को आपस में
ज्वाइन करने का टॉपिक है वो आपकी 12th क्लास में इंक्लूड किया गया है। 11th में भी ये टॉपिक है, रिलेटिव क्लोज 10th में भी है, 9th में भी है। तो ये महत्वपूर्ण बिंदु जो हैं वो आपके स्कूल पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। हम डेली रोजाना आपको इसी समय इससे रिलेटेड जानकारी से वीडियो देखने को मिलेंगे। आप हमारे साथ जुड़े रहें, बने रहें।